स्टेज है, इसमें भी 2 स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और इसका इफेक्ट। इसमें अगर उनके कारणों को हम दुर्बल बनाते, जो समाज में उन्होंने जो कारण रखे हैं, हमारे दुश्मन ने जो कारण बनाए हैं, उन कारणों को हमें दुर्बल बनाने की आवश्यकता है, प्रभावहीन कारणों को बनाने की आवश्यकता है। कारण जब तक समाज में रहेंगे तब तक परिस्थिति वो बनाते रहेंगे। जैसे कि कोई जंतु हमारे अटैक करता है, हमारे ब्लड में जाता है, जैसे मलेरिया का जंतु जो है, मलेरिया का बीमारी का जंतु हमारे ब्लड में चले गया क्योंकि वो ब्लड पैरासाइट है, वो हमारे खून में चले गया तो वो वहाँ खून में उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि वो बीमार करने की अपनी अनुकूल परिस्थिति बनाते रहता है, चुपचाप नहीं बैठता, वो अपना प्रोडक्शन बनाता है अपने खून में इतना प्रोडक्शन बनाता है कि वो बीमार करने लायक इतनी परिस्थिति निर्माण करता है, तभी आदमी बीमार होता है, तभी उसको मलेरिया का अटैक होता है। लेकिन जैसे कि मलेरिया के जंतु ने अटैक किया तो तभी हम उसको दुर्बल करने के लिए परिस्थिति में चेंज किए, हमने दवा लिए, औषध लिए, तो वो जो उन्होंने कारण निर्माण किया था वो कारण दुर्बल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसको परिणाम भी नहीं होगा, हम दुरुस्त हो गए। जैसे कि अभी एंटीडोज लगाते हैं कभी कभी, अभी कोरोना के समय कोरोना को नहीं होना चाहिए इसलिए 2 डोज लगाए गए, तो इसलिए लगाए गए कि जंतु अगर अटैक कर भी दे तो वो जंतु दुर्बल हो जाए, जंतु नष्ट हो जाए, ताकि उसका परिणाम न निकले। अगर परिणाम नहीं निकलता है, वो परिस्थिति निर्माण नहीं होती, तो परिणाम भी नहीं निकलते हैं। इसलिए हमारा काम है कि जो समाज में हमारे विरोधक ने, हमारे दुश्मन ने जो परिस्थिति निर्माण की है, ऐसे कारण डाले हैं, उन कारणों को हमें दुर्बल बनाने की आवश्यकता है। हम कैसे दुर्बल बनाएं? जैसे ग्रेडेड इनइक्वालिटी उन्होंने निर्माण की कि क्रमिक असमानता, तो हम क्रमिक असमानता को नष्ट करें, असमानता को नष्ट करें, असमानता को नष्ट करके हम समाज में समानता निर्माण करें, समाज में भाईचारा निर्माण करें। तो उन्होंने जो कारण डाले हैं वो कारण दुर्बल हो जाएंगे, कारण नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने के कारण उसके परिणाम नहीं निकलते। हम चुपचाप बैठे, जैसे हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद में उन्होंने उनके कारणों को दुर्बल बनाया, परिस्थिति उनकी अनुकूल थी तो परिस्थिति प्रतिकूल किए, तो हम सत्ता पे भी आ गए, हमने यूपी में अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली, क्योंकि हमने उनके जो प्लानिंग थे, उन्होंने जो सबल कारण डाले थे समाज के अंदर, उस कारण को हमने नष्ट किया। उन्होंने जो अनुकूल परिस्थिति बनाई थी, उस अनुकूल परिस्थिति को हमने प्रतिकूल बना दिया, इसलिए उसके परिणाम निकले। फिर से उन्होंने हमारे दुर्बल कारणों को फिर उन्होंने हटा के वहां पे अपने दूसरे कारण सबल बनाए, जैसे हिंदुइज्म का नारा दिया, राम मंदिर का नारा दिया, ऐसे दूसरे कारण उन्होंने वहां पे स्थापित करके परिस्थिति दूसरी अपने फेवरेबल निर्माण की।
फेवरेबल निर्माण की तो उसके परिणाम भी फेवरेबल आए, वो सत्ता पे फिर से आ गए। तो ये हमें समझने की बात है कि हम कारणों को पता लगाए, दुर्बल कारण है तो उसको नष्ट करे, जो सबल कारण है उसको नष्ट करे। दुर्बल कारण है तो हमारे कारण है, हम समाज में जो परिस्थिति निर्माण करना चाहते हैं, तो हम जिसको अच्छे परिणाम निकालना चाहते हैं, तो उस अच्छे परिणाम के लिए हमें भी संघर्ष करने की जरूरत है और समाज में अच्छे कारण, सबल कारण निर्माण करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, गांव-गांव घूमना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए और जो दुश्मन की चाल है वो लोगों को समझा के देने की आवश्यकता है, कैडर कैंप लेने की आवश्यकता है, बोर्ड पर समझाने की आवश्यकता है कि ये ऐसे ऐसे कारण दिए, इस कारण हमारे परिणाम इस तरह से भयानक परिणाम निर्माण हो रहे, हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बातें समझाने की आवश्यकता है। अगर हम समाज में सबल कारण निर्माण कर सके तो वो सबल कारण है अनुकूल परिस्थिति समाज में निर्माण करेंगे। जैसी समाज में अनुकूल परिस्थिति निर्माण होगी तो उसके परिणाम भी अच्छे हो जाएंगे। हम क्या करें, डायरेक्ट परिणाम के तरफ नजर करके हम ये परिणामों को निकलने को ना, ऐसे परिणाम आने को ना, फिर इसके लिए कारण कौन काम करेगा? इसके लिए हमें मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, कैडर काम लेने की आवश्यकता है, उनके सबल कारणों को दुर्बल करने की आवश्यकता है और अपने कारणों को सबल करने की आवश्यकता है। जो अनुकूल उनके लिए परिस्थिति है उसको खत्म करके उनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण करना है और हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना है समाज में। तभी हम इस तरह से परिणाम निकाल सकते हैं, हमें परिणाम मिल सकते हैं। कारण है, दुर्बल कारण के वजह से एडवर्स सिचुएशन बन गई, इनके सबल कारण होने के वजह से परिस्थिति उनके फेवरेबल बन गई, फेवरेबल परिस्थिति बन गई। इतना सबल यानी इफेक्टिव काजेस समाज में डाले तो वो काजेस इफेक्टिव होने की वजह से, जैसे बीज है, बीज जमीन में तुमने अच्छा बीज डाले, अच्छी जमीन निर्माण के, तो जो कारण डाले जमीन के अंदर इसके लिए कि पौधा बनने को ना, वृक्ष बनने को ना, अगर जमीन अच्छी है और वो बीज अच्छा है, पावरफुल बीज है, तो वृक्ष निर्माण होगा, पौधा निर्माण होगा। और पौधे को आगे बढ़ाने के लिए तुम जो परिस्थिति अनुकूल बनाएंगे, पानी डालेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, तो वो वृक्ष होगा, तो परिणाम हमको दिखेंगे। सबल कारण है, उन्होंने सबल कारण निर्माण किए, लेकिन अगर परिस्थिति प्रतिकूल होती तो कारण आगे नहीं बढ़ती। जैसे उन्होंने बीज डाला, बीज डालने के बाद में उसको पानी नहीं दो, उसको सूरज के प्रकाश में मत रखो, तो वो जो बीज डालने के बाद में भी पौधा ऊपर आने के बावजूद भी वो मर जाएगा, क्योंकि उसको अनुकूल परिस्थिति निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसको अनुकूल परिस्थिति भी मिलती है तो वो उसको परिणाम निकलने वाले हैं। इसलिए हमें दो स्टेज में काम करना है, इसलिए हमें दो स्टेज में काम करना है। जैसे जिनके कारण है उसको दुर्बल बनाना है, दुर्बल बनाने के बाद में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, उन्होंने जो अनुकूल परिस्थिति बनाई है उसको प्रतिकूल, उनके प्रतिकूल और अपने अनुकूल परिस्थिति बनानी, अपने कारण को दुर्बल ने सबल बनाना है और अपने परिस्थिति को अनुकूल बनाना है, और उनके जो कारण है उनके कारणों को दुर्बल बनाना है और उनके परिस्थिति को प्रतिकूल करना है। क्योंकि परिस्थिति, कारण तो एक बार निर्माण होते हैं लेकिन परिस्थिति बदलते रहती है। परिस्थिति अपने को निर्माण करना का, कभी कभी अपने फेवरेबल परिस्थिति नहीं रहती, तो हमें परिस्थिति को निर्माण करना है। इसका उदाहरण ले लो, बाबा साहब जब पढ़ाई करते थे तो अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, अन्य प्रतिकूल परिस्थिति थी, उनके विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने कठोर परिश्रम से, मेहनत से
वो परिस्थिति को उन्होंने चेंज किया, जो प्रतिकूल परिस्थिति थी उसको अनुकूल परिस्थिति बनाया और आगे बढ़ते गए। इंडिया में नहीं जमता भारत में तो परदेश में चले गए, परिस्थिति चेंज की। नहीं में अगर इंडिया में भारत में बाबा साहब आम्बेडकर रहते थे तो उनके जीवन में और ज्यादा बाधा निर्माण हो सकती थी, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जैसे फॉरेन में गए तो उनका जो ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन में उनको ज्यादा परसेंटेज नहीं थे, लेकिन जैसी परिस्थिति बदली उन्होंने अनुकूल परिस्थिति निर्माण किया। सयाजीराव गायकवाड़ के माध्यम से फॉरेन में गए, फॉरेन में अच्छे अच्छे गुरु मिले उनको, तो जैसे सेल्गीमन है और बाकी अच्छे अच्छे प्राध्यापक उनको मिले, तो उन्होंने जो जंप मारी, परिस्थिति अनुकूल बनाई, अपने फेवरेबल बनाए, तो उसके रिजल्ट आए। बाबा साहब आम्बेडकर जब काम करने लगे तब उतनी परिस्थिति फेवरेबल नहीं थी समाज की, समाज में अज्ञानता थी, समाज गरीब था, लाचार था, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना काम किया हमारे लिए, इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत किया, तो हमारी परिस्थिति जो प्रतिकूल थी परिस्थिति को अनुकूल बनाया, और अनुकूल जैसे हमारी परिस्थिति अनुकूल बन गई, जैसे हमारी मानसिकता बदल गई, वैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। 25 साल बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 साल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए काम किया। जो प्रतिकूल परिस्थिति थी, परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने 1935 को घोषणा की थी, लेकिन घोषणा करने के बाद एकदम उन्होंने धम्म दीक्षा नहीं किया, उन्होंने धम्म दीक्षा नहीं दिया, तो उनको 56 तक राह देखना पड़ा। इसलिए राह देखना पड़ा कि परिस्थिति, अपने समाज की परिस्थिति जो प्रतिकूल थी, वो परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए उनको इतने साल लगे। जब परिस्थिति अनुकूल हो गई तब उन्होंने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लिया, तो कार्यक्रम इसलिए सफल हुआ कि परिस्थिति उन्होंने अनुकूल बनाई। इसलिए हमें ये सोचना है कि कारण कौन से है, कारण सबल है या दुर्बल है, उसके बाद में परिस्थिति कैसे है, अनुकूल या प्रतिकूल, ये इनका अध्ययन करके अगर हमको सफल होना है तो हमारे कारण को मजबूत करना पड़ेगा, और परिस्थिति को अगर प्रतिकूल भी है तो अनुकूल बनाने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ेगा, काफी हमें मेहनत करना पड़ेगा। चुपचाप बैठने से काम नहीं होता, चुपचाप बैठने से काम नहीं होगा, क्योंकि हमें परिस्थिति को बदलना है। परिस्थिति आज हमारे फेवरेबल नहीं है, हमारे हाथ में आज कोई सत्ता नहीं है, हमारा कोई अधिकारी बड़े पद पे नहीं है, परिस्थिति प्रतिकूल है। इस परिस्थिति को हमें अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। गांव-गांव जाके, हर जगह जाके इस टाइप का हमें प्रशिक्षण देना पड़ेगा, इस टाइप से लोगों को समझाना पड़ेगा, तब लोगों के समझ में आएगा, तब हम कहीं सफल हो जाएंगे। इसलिए ये सूत्र हमें ख्याल में रखने की आवश्यकता है। किसी को और कोई सवाल? सबसे पहले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन, भगवान बुद्ध को नमन, भंते जी को नमन, और आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी भंते जी ने हमें बताया कि सबल कारण मतलब एक्टिव कॉज और फेवरेबल सिचुएशन, अनुकूल परिस्थितियां। तो मैं पहले सबल कारण पे जाऊंगी कि जैसे भंते जी ने हमें बताया कि हमारा जो उद्देश्य है, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम समता पर आधारित बंधुता न्याय, समता बंधुता न्याय पर आधारित समाज बनाएं। जो हमारे देश में फिलहाल इस आधार पर देश बना है, लेकिन उस आधार पर देश चल नहीं रहा है। इसलिए हमारा जो सबल कारण है कि समता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज हम बनाएं, वर्ग विरहित समाज बनाएं और समानता पर हम समाज निर्माण करें,
जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है, फुले शाहू अम्बेडकर इनका सपना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज जो है समाज में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, जिसके कारण हम हेट्रेडनेस यानी हम बहुत एक दूसरे से विरोध करते रहते हैं। जो इगोइस्टिक माइंड है, हमारे डिफरेंसेस है, आज हम बटे हैं जात पात में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र में, और इसीलिए हमें हमेशा नोक झोंक होती रहती है, संघर्ष होते रहता है। और जो इसलिए हम वन वर्ल्ड फैमिली जो हम बनाना चाहते हैं, ये बाधक है उसमें। अनुकूल परिस्थितियां है, अगर हमें समाज समता, बंधुता, न्याय पर आधारित बनाना है, तो उसके लिए हमारे देश में अनुकूल परिस्थिति है, जो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलर कंट्री हमारी बनी हुई है, जो हमें कहती है कि इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस पर हमारा समाज आधारित होना चाहिए। लेकिन ये विरोधाभास है कि हमारा देश आज भी कास्ट में बटा हुआ है। और जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है हमारे देश में, वो इग्नोरेंस की वजह से है, बहुत बड़ी इग्नोरेंस है, अविद्या है, जिसकी वजह से आज हम बटे हुए हैं। बंते जी ने बताया है कि फिर वीक कॉजेस और एडवर्स सिचुएशन, अगर हम इस इनइक्वालिटी को मिटाए तो हम एक सबल और अच्छा देश और सदृष्ट बलवान देश बना सकते हैं। यहाँ पे मैं नमूद करना चाहती हूँ कि इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म, मतलब कास्ट होने के कारण, मतलब वर्ण भेद होने के कारण जो समस्याएं निर्माण होती है हमारे देश में, वो है हेट, मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत बड़ा द्वेष। दूसरा है जिनोसाइड, जो हमारे देश में जिनोसाइड यानी जो दंगे फसाद होते हैं, राइवलरी, जो आपस में लड़ झगड़ते हैं, डोमिनेंस, मतलब एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं हम, कि हम तुमसे श्रेष्ठ है, तुम हमारे से नीचे हो। इनजस्टिस होता है, इससे न्याय नहीं मिलता लोगों को, अल्टीमेटली हम अनहैप्पी इंडिया बना रहे हैं। और अगर हम अपना देश इक्वल सोसाइटी पर बनाए, मतलब कास्टलेस सोसाइटी, आज हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन कास्टलेस सोसाइटी नहीं बनाते, तो अगर हम कास्टलेस सोसाइटी बनाते हैं तो हमारा फेवरेबल सिचुएशन होगा, जैसे इक्वालिटी पर आधारित होगा, लव, फ्रैटर्निटी, यूनिटी होगी, इंडियन आइडेंटिफिकेशन होगा हमारा, ना बल्कि किसी कास्ट पर आधारित हमारा कोई आइडेंटिटी होगी। जैसे डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, तो ये हमारा पहला वाक्य होना चाहिए कि वी आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, और इससे हमारा अल्टीमेटली हैप्पी इंडिया बन सकता है। तो यही घंटे जी ने हमें अभी बताया है। थँक यू। छान. वंदनी धनतेजींना. आपल्या सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम. आज आपला सॅटरडेचा जो पिरियड आहे तो सत्य को जानना। पिछले हफ्ते में भी अपन जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो ये बात की थी कि सत्य को एक आधार होना चाहिए और बिना आधार का सत्य हो ही नहीं सकता। तो अपन ने पिछले हफ्ते में बहुत उदाहरण देके और वो सब बातें को हमने अच्छे तरह से समझाया, बंते जी ने समझाया, हमने जाना, और अच्छा वो परिणाम भी उसके आए कि हमको सत्य कैसा जान सकते हो। तो आज का सब्जेक्ट है अनुमानित सत्य। अनुमानित सत्य, तो अनुमानित सत्य बोले तो क्या है, ये सब तहकीकात वाला सब्जेक्ट है। एक तो हम लोग सीबीआई का नहीं तो सीआईडी का होना जरूरी है, या वो माइंड से हमने देखना जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अनुमानित है, हमको पूरा नहीं, आंखों से नहीं दिखाया, ऐसा ऊपर में दिख नहीं रहा, ऐसा ये सब्जेक्ट है। तो कारणों से परिणाम को जानना, कारणों से परिणाम को जानना, हमको कारण दिख रहे हैं, परिणाम नहीं दिख रहे, से परिणाम को, परिणाम क्या है, तो कारण जो दिख रहे हैं तो उसको हमको तहकीकात करना है। तो बहुत सारे उदाहरण भंते जी ने भी दिए हैं और सामाजिक उदाहरण दिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम ये क्लास में बैठे हैं, सबसे इधर हम बैठते हैं हर सैटरडे को, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है हमारा कि हमको इस आंदोलन को, बाबा साहब के आंदोलन को, महापुरुषों के आंदोलन को और बुद्ध के फिलोसॉफी को
बुद्ध के फिलॉसफी को समझ के इस आंदोलन को गतिमान करना है, क्योंकि हमारा शत्रु पक्ष है, वो शत्रु पक्ष ये सब चाल चल रहा है और हम बैठे हुए हैं, हम अलग अलग संगठन में अलग अलग इसमें बैठे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और उसके वजह से उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं, ये दिख नहीं रहे। मेहनत तो हम सभी लोग कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, और हमारे शत्रु पक्ष जो है वो परिणाम कर रहे हैं, हमको तोड़ रहे हैं, अलग अलग इसमें भटक रहे हैं। जब जो बताया अभी भी जजमेंट भी बताया, जाति जाति में जो बाबा साहब लड़े थे उनके साथ में, तो बाबा साहब को एक आइडिया थी कि इस व्यवस्था को अगर तोड़ना है तो बिखरे हुए समाज को एक जगह लाना है। ओबीसी के या इधर जाति को 3443 जातियां मंडल आयोग के सर्वे के हिसाब से थी ओबीसी की, वो सबको ओबीसी में है। ओबीसी को भी पता नहीं था कि ओबीसी यानी क्या करते कल तक। तो ये बात बाबा साहब की सोच थी, तो बाबा साहब ने उस परिभाषा में उसको ओबीसी में डाला, एससी एसटी को डाला, शेड्यूल कास्ट, तो एकदम से उनको प्लानिंग से उन्होंने किया, लेकिन वो प्लानिंग भी उनको समझ में आया। जैसे बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फुले ने कारवा चलाया था, ज्योतिबा फुले का जो एक सिद्धांत था, जब भंते जी ने जो सूत्र बताया, जो अपन उसके बारे में जब बात करेंगे, लेकिन ज्योतिबा फुले ने जो सूत्र बताया था, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, एवढे अनर्थ का विद्येने केले। तो प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा को पहले छाटो, तो उन्होंने पहले कोई व्यवस्था की है, उन्होंने कल्चर निर्माण किया, पढ़ाई का कल्चर निर्माण किया। लेकिन बाबा साहब ज्योतिबा फुले ये पूरे महापुरुषों के, शाहू महाराज के संघर्ष के बाद हमको 80 के दशक में उसके परिणाम आए, 80 के दशक तक अच्छे परिणाम आए, पढ़े लिखे नौकरी में लगे सब लेके, लेकिन 80 के दशक तक उन महापुरुषों के संघर्ष के परिणाम हमने बहुत अच्छे से चैन से उसका आनंद लिया, लेकिन हमने काम नहीं करने की वजह से उसकी प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण होके उसके परिणाम अभी आना चालू हो गए, क्योंकि हम बैठे हैं, हम विभुक्त हुए हैं। तो कारणों से, तो ये कारण और परिणाम उसी में दिखते हैं, ये संघर्षों में दिखते हैं, कारण और परिणाम। सेकंड क्लास है परिणाम से कारण को जानना, परिणाम से कारण को जानना। अभी जो परिणाम आ रहे हैं, अभी सामाजिक परिणाम आ रहे हैं, तो उसके कारण क्या है? तो उसके कारण भी वही छुपे हुए हैं, हमको देखना है। हम असंगठित है, बुद्ध के सिद्धांत को बुद्ध ने बताया, जाओ तुम बहुमत प्राप्त करो, तुम बहुमत प्राप्त करो, मैं हरा हुआ हूं, क्योंकि शाक्य संघ में बहुमत से वो पारित हुआ है, अभी मैं हर गया हूं। तो लोगों को तब बताया उन्होंने, जाओ बहुमत प्राप्त करो। और वही व्याख्या आज भी चल रही है कि एक एक आदमी के मत की कीमत उजागर होती है, और हमें लड़ाई तो करनी नहीं है अभी, तो हमको एक एक आदमी, एक एक इंसान को जोड़ के हमको भी बहुमत के तरफ बढ़ना है। और हमारे जो राज करना चाहते हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कितनी है? तो हमको बैठने से होगा क्या? हमको मेहनत करना पड़ेगी। हम कारण से परिणाम को भी जानेंगे के आधार पर जानना। तो ये जो बातें हैं, ये तीनों एक में को घुले मिले बातें हैं, और उस बातों को लेके हमको आगे बढ़ना है और काम करना है। सबसे करेंगे तो उसके परिणाम आएंगे, काम नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं आने वाले हैं। परिणाम नहीं आने वाले तो हम पराजित हुए हैं। केवल उदाहरण है, जब हम लोग एक कहानी सुनी हुई है एक हाथी की। एक गांव में एक हाथी जाता है, लोग रहते हैं, हाथी आया, लेकिन 4 अंधे रहते हैं, और 4 अंधे जब रहते हैं तो उसको दिखता नहीं हाथी क्या चीज है। तो वो भी चाहते हैं कि हमको भी हाथी देखना चाहिए करके, तो फिर वो जाते हैं और एक एक उसके अंग को हाथ लगाते हैं। कोई पैर को हाथ लगाते हैं तो बोलता है कि ये तो खाम जैसा दिखता है, कोई पेट को हाथ लगाते हैं तो दीवाल जैसा दिखता है, कोई कान को हाथ लगाते हैं तो कर्ण जैसा का सूप जैसा, सुपड़ी जैसा दिखता है। जो अनुमान, वो क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं ना, क्योंकि वो तो दिखता नहीं उनको, तो अपने बुद्धि के चातुर्य से उसको ये देखता है। समाज में जब सही अनुमान अगर करेंगे, सही तहकीकात करेंगे, तो हमको उसके परिणाम भी आना
चालू होगा, परिणाम आएंगे ही। सब्जेक्ट था सबल कारण, अनुकूल परिस्थिति और सफल परिणाम। बहुत ये भी सब्जेक्ट ऐसा ही है, अगर हमारे कर्म के परिणाम आना है और हमको सफल बनना है तो वो भी बातें हमको ये सूत्र से चलना है। तो कैसे परिणाम है? सबल कारण, बाबा साहब के संघर्ष के कारण, इन कितने दिन की बुद्ध के संघर्ष के कारण, बुद्ध की पहले की सिचुएशन भी बहुत खराब थी, खूब अच्छी नहीं थी, लेकिन मनो व्यवस्था अलग थी, यज्ञ याग चलते थे, लोग बेजार हुए थे। उस टाइम में लीडरशिप की जरूरत थी। बुद्ध का निर्माण हुआ और उनको लीडरशिप मिली, सब लोग बुद्ध के पीछे में चले हैं और एक सबल कारण निर्माण हुआ है और परिस्थिति अनुकूल बन गई है। तो सबल कारण निर्माण हुआ, अनुकूल परिस्थिति बन गई, तो अब सफल परिणाम भी आए और बुद्ध राष्ट्र बना, सब चैन से ले गए। सोने की चिड़िया बोले तो 1100 तक उनका राज चला, कम ज्यादा पीरियड सफल असफल रहा, लेकिन उस राज चला है, उसके ये सफल परिणाम भी आए हैं। अलग अलग जातियों में उसके बाद में ये परिणाम आया कि जातियों में बटा हुआ है। तो फिर भी बाबा साहब ने अपने लाइफ के 35 साल में इतना बड़ा बदलाव किया कि बाबा साहब ने भी यही सबल कारण को ढूंढा, अनुकूल परिस्थिति बनाई, अंग्रेजों के सामने पहली गोलमेज परिषद, दूसरी गोलमेज परिषद, तीसरी गोलमेज परिषद, अपने बच्चों को, अपने मिसेस को, कोई रमाई, माता रमाई को, बच्चों को कोई साइड में करते हुए, किसी को सौंपते हुए, समाज के हित में वो वहां तक गए हैं और इंग्रजों के साथ में अपनी पुर्जों और बाजू रख के वो अधिकार जो है छीन के लाए हैं और छीन के लाने के बाद अनुकूल परिस्थिति बना के सफल परिणाम बने। उनके सफल मेहनत के सफल परिणामों से हम लोग 80 के दशक तक अच्छे खा पी के, बड़े बिल्डिंग बना के, मोटरसाइकिल गाड़ियों में घूम रहे हैं और मस्त एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन 80 के दशक के बाद में जो इकोनॉमिक सिचुएशन बनी वो लाई गई वर्ल्ड में, उसमें वर्ल्ड भी शामिल है, हमारे जो राज्य करते हैं उसमें शामिल हो गए और ऐसी परिस्थिति बन गई कि एक कारण। तो सबसे पहले तो उन्होंने ज्योतिबा फुले का फार्मूला था, तो एजुकेशन छाड़ दिया, अर्थव्यवस्था भी छाड़ दी, एजुकेशन छाड़ दिया, अर्थव्यवस्था छाड़ दी और तुमको कमजोर बनाने के फिराक में लगे हुए हैं। तो ये कौन से सिद्धांत पे जा रहे हैं? ये दूसरे सिद्धांत पे जा रहे हैं। दुर्बल कारण, प्रतिकूल परिस्थिति, परिणाम कैसा आएगा? असफल परिणाम आएगा, आना ही है। तो अगर ये असफल परिणाम आ रहे हमको दिख रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? सफल परिणामों के लिए, सफल परिणामों के लिए हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, समाज में जाके एक एक आदमी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, मत को पेटी से बटन दबा के राजा पैदा होता है। ये सब राजे लोग राज चलाते हैं। तो हमें अगर ये करना है तो हमें एक एक आदमी को, एक सशक्त आदमी को धम्म के साथ जोड़ के एक अच्छा इंसान बना के, करुणावान, प्रज्ञावान, मुझे शीलवान, बाबा साहब तो कहते थे मुझे प्रज्ञावान, बहुत बड़े अगर विद्वान है तो नहीं, मुझे शीलवान चाहिए। मुझे लोग इसीलिए डरते हैं कि मैं बहुत बड़ा बैरिस्टर हूं, इतने समाज का मैं नेतृत्व करता हूं करके मुझे नहीं डरते ये लोग, मैं शीलवान हूं करके डरते हैं। और बुद्ध के धम्म के माध्यम से हमको इस समाज को शीलवान बनाना है। परिवर्तन तो तुम ओबीसी में जाके, कहीं समाज में जाके तो ये बोलो तुम धर्मांतर करो या मत करो, तुम हिंदू बन के रहो कोई चलेगा, लेकिन तुम विज्ञानिष्ठ बनो। तुम बुद्ध की फिलॉसफी को, ये मानव कल्याण की फिलॉसफी है, ये इंसान के डेवलपमेंट की फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को समझो और आप उसे आगे बढ़ो। तो ये अगर आगे बढ़ेंगे, बुद्ध की फिलॉसफी अगर समझेंगे तो ऑटोमेटिक आगे में जो निर्माण होगी, सिचुएशन निर्माण होगी। लेकिन हमें इसीलिए कर्म की जरूरत है, बिना कर्म से ये सफल होने वाले नहीं है। इसी